लीडरशिप ना वहां की बोल रही है ना यहाँ की बोल रही है, लीडरशिप सिर्फ अमेरिका की बोल रही है। अगर आपको याद हो तो अभी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और माइक पॉम्पियो साहब, ये दोनों लोग यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ तशरीफ लाए थे हिंदुस्तान। तो इंडिया के और उनके मुआहदे हुए हैं बहुत सारी उनकी कोऑपरेशन के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन के लिए, सैटेलाइट में डेटा शेयरिंग के लिए बहुत सारे क्रूशल अग्रीमेंट्स हुए हैं। और यहाँ पर आकर के भी माइक पॉम्पियो ने और डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने वहाँ इंडिया में चाइना का नाम लिया, बट हिंदुस्तान ने नाम नहीं लिया। बिकॉज जो हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का जो तरीका है, जो नेचर है, वो इस तरीके का है कि हम नाम लेने में, इवन अगर आप देखें अगर पाकिस्तान को लेकर के भी कोई बात होती है तो वेस्टर्न नेबर कह के बोलते हैं, नाम लेकर के कभी भी बात नहीं करते किसी का भी। तो ये एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक नेचर है। इससे आप और मैं अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में जो हम जिन्हें हॉक्स कहते हैं वो इस चीज से अग्री नहीं करते। दे बिलीव कि नहीं, इंडिया को, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ट्वीट किया, वो नाराज थे कि भाई आप नाम क्यों नहीं लेते, आपको नाम लेना चाहिए चाइना का। अगर माइक पॉम्पियो नाम ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो खैर वो उसमें कोई बड़ी चीज, एक चीज ये कि वो इंडिया का इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो कि का जो तसलसल चला आ रहा है 70 साल से 72 साल से, वो उस उन्होंने जिस तरीके से उसको तैयार किया वो उस पैरा में वो फिट नहीं बैठती है ये चीजें, तो वो नहीं लेते हैं, पहली चीज। और दूसरा, इंडिया में ये रियलाइजेशन है कि हमें चाइना से जैसे डील करना है हम डील करेंगे। वी नेसेसरली डू नॉट नीड टू यू नो टॉक अबाउट इट अ लॉट, शाउट अबाउट इट अ लॉट। हमको अगर हमारा तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा, आपकी आवाज कट गई है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आई कांट हेयर, आवाज नहीं, कट गई है। नहीं, बंद हो गई आवाज। आप इसको डिसकंटिन्यू करके दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा ज्वाइन करें। वैभव सिंह थे हमारे साथ जो कि बात कर रहे थे बेसिकली के इंडिया और चाइना के हवाले से। और वैभव सिंह ये कह रहे थे कि जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के अंदर वो भी ये बात कर रहे हैं कि इंडियन जो लीडरशिप है वो चाइना का नाम क्यों नहीं ले रही। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्या इंडियन लीडरशिप डरती है? क्या इंडियन लीडरशिप कॉशियस है? क्या इंडियन लीडरशिप समझती है कि हम जो है वो क्या उसे बोलते हैं, ये ना हो कि जो चाइनीज हैं वो ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएं। तो ये सारी बातें एक माइंडसेट है, जो सारी बातें इंडियन लीडरशिप बड़े केयरफुल इन चीजों को देख रही है कि भाई क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस हवाले से। सो ये हमने और विपिन सिंह से पूछ रहा था। और आपको पता है कि इंडिया की वजह से अमेरिका ने जो इनकी जो पैसिफिक कमांड थी उसका नाम इंडो पैसिफिक कर दिया है। तो बेसिकली इंडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा एक जो है वो तकिया कर रहा है अमेरिका। तो इसके हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ। अभी वैभव ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया है। वैभव साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, अब आवाज आ रही, पहले वो कट गई थी। तो आप बात कर रहे थे उस हवाले से, मैं बीच में मैंने आपका बस मैं बता ही रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए, जो चाइना को लेकर के इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो पॉलिसी बहुत सीधी सादी यही है कि हमने अगर चाइना के साथ लड़ना है तो हम लड़ लेंगे। अगर हमें चाइना के साथ ट्रेड करना है हम कर लेंगे। हमें चाइना के साथ जो भी करना है वो हमारा सोल, हमारा अपना डिसीजन होगा। हम अमेरिका के कहने पे या किसी की इन्फ्लुएंस में आकर के ना हम किसी का नाम लेंगे ना किसी से लड़ाई करने जाएंगे। तो एक जो कि किसी भी सॉवरेन कंट्री की एक अपनी जो एक सॉवरेनिटी होती है हम उसको मेंटेन रखेंगे। और जैसा आपने देखा था पेंगोंग में जब लड़ाई भी हुई थी, खैर हालांकि चाइनीज तरफ से तो उन्होंने अपने नंबर से भी रिवील नहीं किए कि उनकी तरफ कितनी कैजुअलिटी हुई थी। उनके हिसाब से तो एक भी नहीं हुई थी। और चीमा आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम दोनों जानते हैं कि अगर 40-50 लोग लड़ेंगे तो उनमें ऐसा तो नहीं कि कोई एक भी नहीं मरेगा। तो इसका तो ये जो चीज है ये इंडिया ने अपनी एक पॉलिसी रखी है और हमेशा से है कि हमारी सॉवरेनिटी हमें प्रोटेक्ट करनी है, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा और हम किसी दूसरे की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे।
बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका के नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप नहीं समझते ये जो आप अभी पोम्पियो साहब की और सेक्रेटरी डिफेंस 2+2 डायलॉग के लिए भी आए हुए थे, और काफी जो आप मुआहदों की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने आपके लिए पैसिफिक कमांड तब्दील करके इंडो पैसिफिक किया है, तो आपको वो बहुत ज्यादा वेटेज तो बहुत दे रहे हैं। तो इतनी ज्यादा वेटेज दे रहे हैं तो जैसे कि लास्ट ईयर जब फरवरी में हुआ तो अभिनंदन का जहाज गिरा, और तो अमेरिकन बड़े इस पे बड़े अनॉयड हुए, बल्कि मैं खुद पर्सनली गवाह हूँ, हमारी कुछ यहाँ पे डिप्लोमेट से मुलाकातें हुई और वो बड़े परेशान थे कि यार ये क्या हुआ। बल्कि एक वो आई थिंक मुझे उनका नाम याद भूल गया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो दिल्ली में कोरेस्पोंडेंट बैठी है, रबी की क्या नाम है उनका, उन्होंने एक बड़ा सख्त आर्टिकल भी लिखा इसके ऊपर के अमेरिका का तो तकिया ही सारा इंडिया के ऊपर था, तो ये क्या हुआ। तो आप समझते हैं कि आप अमेरिका को जो है वो ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक सॉवरन कंट्री होने के नाते इन अमेरिका को राजी कर लेंगे कि आप को वो किसी कन्फ्रंटेशन मोड में ना लेके आए चाइना के साथ, या अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं, इतनी आपको टेक्नोलॉजी देते हैं कि आपको कहते हैं कि भाई जरा थोड़ा हिलो जुलो कुछ करो, तो किसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सारी चीजें तो अमेरिका ताइवान को भी देता है और इंडिया से कहीं ज्यादा देता है। जो प्लेटफॉर्म्स इंडिया को नहीं देता है वो प्लेटफॉर्म्स भी वो ताइवान को देता है। लेकिन क्या ताइवान उसके लिए चाइना से लड़ने जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है। तो जो इंडिपेंडेंट मुल्क होते हैं, जो सॉवरेन मुल्क होते हैं, उनकी जो अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो अपनी पॉलिसीज होती हैं। अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड है, वो ट्रेड भी एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका ने जो है सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखी है। चाइना कंटेनमेंट कोई एक एस्पेक्ट हो सकता है इंडिया अमेरिका रिलेशन का, बट जो ट्रेड है वो एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि इसका एस्पेक्ट है। और अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ जो एनुअल ट्रेड है वो $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना को कंटेन करने के लिए चाइना से लड़ाई लड़ना, ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत मायोपिक व्यू की तरफ आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि चाइना को कंटेन से आप लड़के नहीं कर सकते हैं। चाइना को कंटेन करने के 50 तरीके हैं। आप उसको इकोनॉमिकली अगर आप उसे कंटेन करते हैं, जो हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, आज की सेंचुरी में आप लड़ाई झगड़े करके और मिसाइल्स मार के दूसरे को कंटेन करें, उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि आप इकोनॉमिकली कंटेन करें। तो अमेरिका का जो पूरा एम्फोसिस है वो ये है कि एक तो ये जो पूरा रीजन है साउथ एशिया का, यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया को बनाना है, जिसको कि जो भी हल्के हैं डिफेंस और स्ट्रेटजी से जुड़े हुए, और आप खुद उस हल्के से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको भी इस चीज का पता होगा। और दूसरी चीज कि इकोनॉमिकली इंडिया को वायबल करना है, ताकि वो चाइना का एक मुतबादिल बन सके। और ये दोनों चीजें पैरेलल एक दूसरे के चल सकती हैं और एक दूसरे के पैरेलल में ही चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका कहे कि आप चाइना से लड़ जाओ। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना की कोई ऐसी जंग हो जाए, बिकॉज ये जो दोनों कंट्रीज हैं, इनका जो साइज है और इन दोनों के साथ जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी, वो एक मतलब एक डूम्सडे काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी इफ देयर इज अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इकोनॉमिकली भी, बिकॉज दुनिया चाइना के ऊपर भी डिपेंड करती है और इंडिया भी बहुत बड़ा हिस्सा अपना डालता है ग्लोबल इकोनॉमी में। बिल्कुल ठीक है, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा पावरफुल है और पिछले कुछ अरसे से इसने अपने फुटप्रिंट्स ग्लोबली बड़े फैलाए हैं। चले, आप कह रहे हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी एक कंपोनेंट नहीं है, और भी बहुत कंपोनेंट है इस पार्टनरशिप के। अच्छा, अब जरा पाकिस्तान पे आते हैं, इंडिया पे आते हैं। अभी हाल ही में अजीत डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट दी, हालांकि पाकिस्तान में तो पहले ही उनकी एक डॉक्ट्रिन बड़ी मशहूर है, अजीत डोवल डॉक्ट्रिन, नाम से डोवल डॉक्ट्रिन यहाँ पे कहते हैं, जो उन्होंने कहा जी कि भाई हमें वहां जाना है जहां से हमें थ्रेट निकल रहा है, जहां से खतरा हमें है, हमें वहां जाना है। तो और जारी बात है कि इस वक्त इस खित्ते में अगर देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे अपेरेंटली उनको नजर आते हैं। हम तो हैं ही हैं, लेकिन अभी चाइना भी बन गया है, एक दुश्मन की पोजीशन है आपकी। तो आप क्या समझते हैं कि अजीत डोवल का इससे क्या मुराद है? वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर थ्रेट है तो कहाँ क्या आगे करेंगे वो यहाँ पे? देखिए, इसमें दो तीन चीजें। पहली बात तो ये कोई डोवल साहब की ये जो स्ट्रेटेजी है, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। अजीत डोवल साहब की, जिनको आप यहाँ लोग डेविल कहते हैं, मुझे नहीं पता, बड़े स्वीट आदमी नहीं, बड़े स्वीट आदमी है, आप उनसे कभी मिलिए। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, अजीत डोवल साहब ने जो अपनी पहली स्ट्रेटेजी, जो कि पाकिस्तान में वो वीडियो बड़ा मशहूर हुआ था,
वो भी सेम थी, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। उसमें भी उन्होंने सेम बात कही थी। जो डिफेंसिव ऑफेंस, जो कि मेरे चैनल का नाम भी है, डिफेंसिव ऑफेंस की स्ट्रेटजी उन्होंने दी थी, डोवाल साहब ने। और डिफेंसिव ऑफेंस की स्ट्रेटजी भी यही थी कि जहां से आपका थ्रेट एमिनेट हो रहा है, आप जाकर के उसको वहां पे कंटेन करें। डोंट वेट फॉर दैट थ्रेट टू कम टू यू। आप ये ना इंतजार करें कि वो चीज जो आपका थ्रेट है वो मोबिलाइज हो, और मोबिलाइज होकर जब आपके घर के अंदर आ जाए तब आप उसे कंटेन करें। क्या उससे बेहतर ये है जहां से वो आ रही है वो समस्या, उस समस्या को उसकी जड़ में जाकर के आप वहां पे खत्म करें। तो यही सेम चीज उन्होंने हाल ही में जब अपना बयान दिया उसमें दिया कि भाई हम अपने क्षेत्र में, भाई बिकॉज इंडिया के जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी मेजर थ्रेट्स हैं, वो इंडिया के अंदर से तो आ नहीं रहे, वो आ तो कहीं बाहर से ही रहे। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जो एक लिमिटेड सी छोटी सी इंसर्जेंसी रह गई है, वो भी कभी कहीं म्यांमार से, या जो म्यांमार के जो वो इलाके हैं जो नो मैन्स लैंड टाइप के हैं, वहां से आ रही है। जो हमारे नॉर्थ में या जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी अक्रॉस द बॉर्डर से आ रही हैं। तो अगर हम, उनका कहना सिर्फ इतना है कि हम जा करके इस प्रॉब्लम को वहां पे कंटेन करेंगे, कि हम वेट करेंगे नहीं वो जब टेररिस्ट हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हम कंटेन करेंगे। तो उनका कहना सिर्फ इतना था कि हम अपनी लड़ाई सिर्फ अपनी जमीन पे अब नहीं लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई जहां से प्रॉब्लम आ रही है हम वहां पे भी जाके लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं, उनकी पुरानी जो डिफेंसिव ऑफेंस की जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने सेम चीज उन्होंने कही है। और इसको लेकर के मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इंडिया बहुत प्रोएक्टिव हुआ है नरेंद्र मोदी के टेन्योर में, जियोपॉलिटिकली बहुत प्रोएक्टिव हुआ है। आपने देखा होगा बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो उन्होंने रिजॉल्व करा। बहुत सारे गांव थे जिनके ऊपर डिस्प्यूट था जो 70-72 साल से चल रहा था, वो उन्होंने खत्म कर दिया और एक विजिट में खत्म किया उन्होंने। जबकि उसमें इंडिया के बहुत सारे सेगमेंट्स जो थे वो नाराज थे कि आपने बांग्लादेश जितने गांव क्लेम करा था आपने सारे दे दिए, बट इंडिया ने उसको बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने उसको सेटल कर लिया। म्यांमार के साथ नॉर्थ ईस्ट में नागा पीस अकॉर्ड और बहुत सारी चीजें उन्होंने करके ये प्रॉब्लम्स खत्म की है। अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है मोदी साहब ने, वहां पे जाना शुरू किया एज अ वजीर आजम, और वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है, जो उनके पायलट प्रोजेक्ट्स थे, उनको ना सिर्फ कमिट किया बल्कि कंप्लीट किया, और रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया। और वो आप एक चीज याद रखिए कि अफगानिस्तान में इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे पब्लिक वेलफेयर के हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे ये जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, ये सारे पब्लिक वेलफेयर की चीजें। तो इंडिया का एक गुडविल जो है अपना सोसाइटी में उन्होंने इंक्रीज करा है। तो ये उनका जो ये कहना था कि भाई हम, और इवन जो अफगान जो पीस, जो आप लोग की जो पीस डील के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसमें भी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफगान साइड हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे इंडिया के साथ डिस्कशन करके ही कोई फैसले वहां ले रहे हैं। तो इंडिया का एक वो भी से वहां पे बढ़ा है, जो कि इससे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल खुश नहीं है कि आप हर एक साइड इंडिया को क्यों ब्रीफ कर रही है इसके ऊपर, बिकॉज यू हैव मेड इंडिया पार्टी टू इट। तो जो कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन पाकिस्तान का था। तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो उनकी स्ट्रेटेजी थी डिफेंसिव ऑफेंस की, वो उसको ही उन्होंने अलग लफ्जों में, दूसरे लफ्जों में बयान किया है बस। नहीं, तो वो तो ठीक हो गया। ये आपने बाकी नॉर्थ ईस्ट में अमर और इस तरह अफगानिस्तान की बात की, गो के आपके जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं वो हमारे लिए, तो वहाँ पे जो हमारे मुतलका प्रोजेक्ट है वो उसमें पब्लिक वेलफेयर कोई नहीं है, वो जो पब्लिक के कियोस्क के प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चलो एक और चीज रह गई। लेकिन मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, मैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहता हूं अजीत डोभाल साहब की डॉक्ट्रिन, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है। हमें ये तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूं, हमें मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होगा, लेकिन आप क्योंकि आपने अपना जो चैनल का नाम भी डिफेंसिव ऑफेंस उनके उस डॉक्ट्रिन से मुतासर हो गई है जैसे भी आपने रखा है, तो जो कि जारी बात है, आपका हक है, आपके नेशन का एक इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान को क्या होगा, जैसे कि सीपैक को डिस्टर्ब करना, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को करना, बलोचों को पैसा देना, या फिर सेक्टेरियन डिवाइड के लिए काम करना। गो के फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, ये नहीं होता कि बगैर फॉल्ट लाइन्स के ही जो है वो कोई बंदा जाके तो फॉल्ट लाइन नहीं बना दे, फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ हवा देनी होती है या इस तरह। तो डू यू थिंक के देखिए रियासत को तो हमें वो चैलेंज नहीं कर पा रहे उस तरह, या हमारे स्टेट के ऑपरेटर्स को तो नहीं छेड़ पाएंगे कि
जी, वो जो है मुझे पता है, नॉन स्टेट एक्टर या इकोनॉमी या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, ये इसी को देख रहे हैं। आप क्या कहते हैं वाला? देखिए, आपने सीपेक का नाम लिया कि सीपेक को छेड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, अगर चाइना जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, और अगर इंडिया वहां पे अगर ये सारी चीजें कर रहा है तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कुछ करने की, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो सारी चाइनीज है। तो ये तो फिर चाइनीज ही जो है जा करके ये सारे सबूत, चाइनीज के पास आपसे ज्यादा सबूत होंगे, आपसे ज्यादा नहीं होंगे तो आपसे तो वो ले ही सकते हैं। आपके तो मतलब इतने क्लोज अलाई हैं, और इतने क्लोज अलाई हैं कि आपके मुल्क का वजीर आजम कहता है कि सिंकियांग में क्या हो रहा है, युगर के साथ क्या हो रहा है, मुझे मालूम ही नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। उनको ये मालूम है अजरबैजान में क्या हो रहा है, ठीक है, उनको ये मालूम है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, उनको ये मालूम है कि फ्रांस में क्या हो रहा है, लेकिन अपने ही नेबरहुड में जो है कि खासकर के आगे क्या हो रहा है उनको ये नहीं पता। तो ये एक पहली चीज है। तो वो उनसे सबूत ले लेते हैं, आपके वजीर आजम सबूत ले लेते हैं और चले जाते हैं, और यूनाइटेड नेशंस में चाइनीज को सबसे पहले इंडिया के खिलाफ सबूत वहां प्रोवाइड करने चाहिए थे, वो आज तक उन्होंने नहीं किया, पहली चीज। और सीपेक को डिस्टर्ब करने की भी जो बात हुई है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई है। क्या चाइना ने कभी कोई बयान दिया आज तक ऑन रिकॉर्ड? किसी चाइनीज वजीर ने या किसी चाइनीज ऑफिशियल ने कभी इस चीज का जिक्र किया हो? नहीं करते हैं वो। तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये एक तरफा एक एलिगेशन है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से और उसकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है और कहीं से नहीं आता। दूसरी चीज, देखिए, सीपेक को डिस्टर्ब करने की जहां तक बात है, तो सीपेक को अगर डिस्टर्ब करना है तो अमेरिका करेगा, हिंदुस्तान को करने की क्या जरूरत है भाई? और अमेरिका भाई, उनकी जो सबसे बड़ा, तो अगर वो किसी के लिए थ्रेट है सीपेक, वो तो अमेरिका के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है। बिकॉज आपकी और चाइना की जो कोऑपरेशन है वो कोई इंडिया के लिए नई नहीं है भाई। आपको वो बेल आउट आज से पहले अमेरिका करता रहा है, अब चाइना कर रहा है जब भी उसको आपको जरूरत पड़ती है। तो इंडिया को इन चीजों की आदत है, इंडिया को कोई खास नहीं फर्क पड़ता है इनसे। तो आप अमेरिका का नाम नहीं लेते, आप ये नहीं कहते कि अमेरिका जो है, आपके टीवी पे पैनलिस्ट बैठ के टेलीविजन पे बातें कर लेते हैं कि अमेरिका चाहता है, आपके रिटायर्ड फौजी टेलीविजन पे बोल देते हैं कि अमेरिका की साजिश है ये दो की। भाई, आपकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो जितना बवांगे दोहल इंडिया का नाम लेती है सीपेक को डिस्टर्ब करने के उससे, वो भाई अमेरिका का भी नाम ले लेना, नहीं लेते। तो ये देखिए, ये तो एक चीज है। दूसरी चीज आपने कही कि अजीत डोवाल की स्ट्रेटजी पाकिस्तान को लेकर क्या है। भाई देखिए, मैं तो जो देख रहा हूँ मैं वही बता सकता हूँ, और जो उनकी स्ट्रेटजी है वो आप भी देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला देख रहा हूँ। तो बात यही है कि उनका भाई, उन्होंने देखिए, उन्होंने नवाज शरीफ को इन्वाइट करा अपनी स्वेरिंग सेरेमनी में मोदी साहब ने, उसके बाद वो खुद भी गए। जब प्रॉब्लम ये कि जब वो गए तो नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार आपने बना दिया। तो जब ये जो कंप्लेन होती है, और आज वही इमरान खान साहब जो जिनकी पार्टी के लोग नेशनल असेंबली में नारे मारते थे कि जो मोदी का यार है, गद्दार है, वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो मोदी, आप एक कदम आगे बढ़िए, मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा। आप बात करें, मोदी फोन नहीं उठाता, मोदी बात नहीं करता। तो भाई ये तो हिपोक्रेसी जो है, ये तो खान साहब की तरफ से है ना। जब मोदी साहब ने जब आपके साथ बातचीत करने की कोशिश की, आउट ऑफ द लाइन जाकर के आपके पर्सनल विजिट पे गए, आपके घर गए, एक बोलते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी करने की कोशिश की, तो भाई आपने उस चीज को जो है, आपने नेगेटिव तो मीडिया, पाकिस्तान मीडिया ने बनाया ना, इंडियन मीडिया ने तो आप मुझे उस दौर का कोई भी क्लिप निकाल के दिखाएं कि इंडियन मीडिया ने कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग इसके बारे में की हो कि हिंदुस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ के घर में चला गया। कोई सारी पॉजिटिव रिपोर्टिंग थी इंडियन मीडिया में, और सारी की सारी नेगेटिव रिपोर्टिंग थी आपके यहाँ मीडिया में। और आपके यहाँ मीडिया कौन कंट्रोल करता है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सो ये जो चीज है ना, तो कंप्लेन आती है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई मोदी साहब जो है या डोवाल साहब है, ये हॉक्स हैं और ये अमन नहीं चाहते। तो भाई मोदी साहब अगर अमन नहीं चाहते तो मोदी साहब नहीं जाते आपके यहाँ, नवाज शरीफ को ना बुलाते। तो उन्होंने तो अपनी पॉलिटिकल इक्विटी लगाई थी नवाज शरीफ के ऊपर, आपके साथ कुश्ती में और इन चीजों में, बट उसमें स्पॉइलर का रोल आपने ही प्ले किया, इंडियन मीडिया ने प्ले किया, ना किसी ने प्ले किया। वो ठीक है, आपकी जारी बात है, बहुत सारे इसमें मौक़िफ़ है, लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये उगर्स पे बोलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं बोलती तो सोसाइटी को बोलना चाहिए, लेकिन ये जो साइलेंस है इस पे, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप फिर दोहरे मेयार नहीं आप कर सकते कि एक तरफ मुसलमानों के बारे में बात करें। एटलीस्ट वी शुड हैव अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट इज हैपनिंग वहाँ सिंकियांग में क्या हो रहा है।
बाकी जो आपने अमेरिका की बात की वैभव सिंह साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, मैं तो पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछे या मेरी अपनी पर्सनल राय ले, तो मैं समझता हूँ बजाय इसके किसी पर तनकीद करने के अपना रास्ता और अपना काम ठीक करना चाहिए। बजाय इसके मैं कहूँ यार वो फलां है, उसने मेरा घर खराब कर दिया, उसने मेरी ये कर दी, उसने मेरी वो कर दी। भाई वो कर रहा है, उसको करने दें, उसको प्लान बनाने दें, तो आप लोग अपनी चीजें ठीक करें। लेकिन ये चलता रहता है। दूसरा मेरा ख्याल है अमेरिका जो है, अमेरिकन तो खुलेआम कहते रहते हैं, जिस तरह आप कहते हैं जी सी पैक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है, अमेरिका भी इसके ऊपर बड़ा कुछ कहता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि वो हम उसके ऊपर बयान भी देते रहते हैं और वो चलता रहता है। मुझे बस एक सवाल और करना है कि एक या दो सवाल ये करना है, फिर मैं ये मुसलमानों और ये फ्रांस मैंने आपकी काफी देखा था उस पर आऊंगा। मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो इंटरनल है, ठीक है। आपकी जो अभी जो लीडरशिप है, क्या ये वाकई समझती है कि द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज इंटरनल, या आप समझते हैं एक्सटर्नल कोई थ्रेट है आपको? जो बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहा हूँ। देखिए नहीं, देखिए बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मेरे हिसाब से, हालांकि मैं मनमोहन सिंह साहब से तो मैं बहुत कम एग्री करता हूँ। जो उनकी पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, मैं उनकी जात की बात नहीं कर रहा, उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, तो मैं उनसे तो बहुत नहीं एग्री करता था। लेकिन इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इंटरनल बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में रेडिकलाइजेशन को हवा दी जा रही है, और चाहे वो तुर्की की जानिब से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, आप देखिए जो आईसिस में जो लड़के गए लड़ने के लिए, वो केरला से, जो केरला की जो मोस्ट हाईली एजुकेटेड स्टेट इंडिया में कहा जाता है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है वहाँ पे, वहाँ से लड़के गए, हैदराबाद से गए, बॉम्बे से गए आईसिस के लिए लड़ने के लिए। तो ये जो रेडिकलाइजेशन, और ये वो लड़के नहीं थे जो उनको बहुत सोशली जो है बहुत कोई प्रॉब्लम रही हो, या जिनको जैसे आप लोग क्या नैरेटिव चलता है कि बुरहान वानी को चूंकि किसी फौजी ने एक बार थप्पड़ मार दिया था तो वो टेररिस्ट बन गया, ऐसी कोई चीज नहीं थी इनके साथ। ये सारे वो लड़के हैं जो कि कोई किसी आईटी फर्म में जॉब करने वाला है, कोई किसी कॉर्पोरेट हाउस में काम करने वाला एजुकेटेड यूथ जो है वो गया हुआ था लड़ने के लिए। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है, मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और अब सिर्फ इंडिया की बात नहीं, देखिए इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, वो करीब 22-25 करोड़ की है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आपके यहाँ भी ऐसा है कि भाई बहुत सारे एजुकेटेड यूथ जो है वो रेडिकलाइजेशन की तरफ गए। तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये, और ये गवर्नमेंट खत्म करने से होगी नहीं थी, ये उस पर्टिकुलर सोसाइटी को, उसके सोसाइटी के जो लीडर्स हैं उनको खत्म करनी पड़ेगी, चाहे वो उनके दीनी लीडर्स हों, या उनके अपने जो सोसाइटी के समाजी लीडर्स हों, या उनका जो अपनी इमीडिएट फैमिली है उसका, उन्हें वहाँ पे वो माहौल में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये है कि भाई उस रेडिकलाइजेशन को गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती है। अगर गवर्नमेंट उसको खत्म नहीं कर सकती है तो फिर आप उसको डील कैसे करेंगे? कोई भी गवर्नमेंट इसको खत्म नहीं कर सकती। हाँ, कोई सेमिनरी चल रही हो, कोई मदरसा चल रहा हो, और आपके पास ये क्वांटिफाइबल डेटा हो कि हाँ यहाँ से ये सारी लॉट निकल रही है रेडिकलाइजेशन की, तो आप उस सेमिनरी को बंद कर सकते हैं। बट आप उस माइंडसेट को कहाँ से बंद करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट भी इंडिया का बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं कि अभी चाइना के साथ हमारी स्कर्मिशेस चल रही हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमेशा हीटअप होता रहता है, और टेररिज्म जो कश्मीर वैली में है वो भी है। तो इंडिया का इतना बजट तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे जा ही रहा है, तो अगर थ्रेट नहीं है तो फिर इतना इंडिया पैसा क्यों खर्च कर रहा है? चाहे वो असलहों पे हो, चाहे वो बाकी चीजों पे हो, तो वो भी एक थ्रेट है। लेकिन इंटरनल थ्रेट्स को डील करना हमेशा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल थ्रेट, बिकॉज एक्सटर्नल थ्रेट्स में चीजें बड़ी क्लियर होती हैं, आपके पास वॉर प्लान्स होते हैं, आप वॉर गेम्स करते रहते हैं, आप चीजों को इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, वो चीजें चलती रहती हैं, उनको आप कंटेन कर सकते हैं, कोई भी थ्रेट होता है। इंटरनल जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज आप अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो ये मैं इस चीज पे मैं एग्री करता हूँ। और ये देखिए, मैं नहीं मानता कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, इस पूरे खित्ते की प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो और इवन आप चले गए, देखें अभी वहाँ पे फ्रांस में उस लड़कों, वो जो लड़का था जिसने वहाँ लोगों को मारा, एक तो पाकिस्तानी था और एक लड़का जो है वो ट्यूनीशिया का रेफ्यूजी था। तो अब ये बहुत सारी चीजें, अब आप इनको कैसे कंटेन करेंगे? बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि मैं CDS रावत साहब को सुन रहा था, शायद उन्होंने कहा कि जो है वो हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। तो क्या इंडिया में कभी ऐसी बहस होती है कि टू फ्रंट वॉर के लिए भाई जो है वो तैयार हैं, या क्या आप समझते हैं कि यार ये बेसिकली वो एक
लीडरशिप का एक स्टंट होता है कि यार बस ठीक है, चलता रहता है, कह दो खैर है, क्या फर्क पड़ता है? इज इट वाकई ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? वैसे पाकिस्तान तो जब आपका मसला हुआ था चाइना के साथ तो बिल्कुल खामोश रहा था, वी डिडंट गेट इनटू इट। नहीं, आप पाकिस्तानी रियासत तो नहीं इन्वॉल्व हुई थी, बस ISPR इन्वॉल्व हुआ था। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, इंडिया में टू फ्रंट वॉर आर्मी का या जो तीनों सर्विसेज हैं उनका ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। CDS साहब चूंकि ही रिप्रेजेंट ऑल थ्री फोर्सेज, तब वो बात करते हैं विद द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अदरवाइज टू फ्रंट वॉर इंडिया में ये चीज पिछले 7-8 साल से चल रही है, और इंडिया की अपनी वॉर प्लान्स भी हैं जो टू फ्रंट वॉर को लेकर के है, और इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं वेरियस एयरफोर्स चीफ्स ने, आर्मी चीफ्स ने, नेवी चीफ्स ने, कि भाई हम इसको लेकर के हमने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, हमारे वॉर प्लान्स हैं, और हम अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं हम उनके साथ भी इन चीजों को लेकर के डिस्कशन करते ही रहते हैं। वॉर गेम्स जब हम करते हैं तो वॉर गेम्स हम इसी चीज को माइंडसेट में दिमाग में रख के करते हैं कि हमें टू फ्रंट वॉर को डील करना है। तो ये अब बिपिन रावत साहब ने इस चीज को बोलना शुरू किया और मीडिया ने हाथों हाथ लेना शुरू किया। पहले भी ये बात टू फ्रंट वॉर की होती थी, मीडिया इतनी सीरियसली लेता नहीं था इन चीजों को, क्योंकि अभी चाइना से जब स्कर्मिश हुए तो मीडिया ने सीरियसली लेना शुरू किया, उसको मैग्नीफाई करके दिखाना शुरू कर दिया है। तो बस ये इतना डिफरेंस हुआ है, मैं ये मानता हूँ। और देखिए, टू फ्रंट वॉर इंडिया की एक रियलिटी है भाई, आप तो वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं, टू फ्रंट वॉर हो ना हो दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन अगर होती है तो होने के बाद तो आप ही अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो अपने वॉर प्लान्स तो आप पहले से ही रेडी रखते हैं चीजों को लेकर के। ये बताइएगा इस हवाले से कि ये जो CDS के आने के बाद बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि जो आर्मी चीफ का जो नरवाने साहब का रोल है वो कम हो गया है। ये बात किस हद तक सही है कि एक तो CDS के ऊपर ये भी इल्जाम लगता है, हमारे तो है प्रॉब्लम रहता है कि जी वो जो आर्मी के ऊपर लगते रहते हैं जी के सियासी वो है, लेकिन ये पहली दफा इंडिया में हमने सुना है कि जी वो, और ये बहुत सारी चीजें भी आई हैं कि जी CDS को इसलिए बनाया गया था कि तुम सर्जिकल स्ट्राइक करो और पाकिस्तान के खिलाफ महाज ठीक करो, बनाओ तो हम जो है वो तुम्हें CDS बनाएंगे। और अभी CDS के आने के बाद जो आर्मी चीफ है वो उसके ऊपर ओवरटेक शैडो है उनके ऊपर। ये कोई है टेम्परेचर इंडिया के अंदर इस हवाले से? ये मुझे नहीं पता, ये पता ही है कंस्पिरेसी थ्योरीज में पाकिस्तान में बहुत चलती हैं, और मुझे नहीं पता कि क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं, लेकिन देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी चीफ नहीं करता है। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो आर्मी चीफ छोड़िए, जो आर्मी कमांडर भी होता है वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बेसिक लेवल पे ये सबसे ज्यादा जो वहाँ पे जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वो कोर कमांडर की होती है। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जो है वो वहाँ पे कोर कमांडर थे 15 कोर के, जिन्होंने पूरा ये ओवरसी किया था ये पूरा सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन। तो पहली बात तो ये कि अगर आर्मी चीफ अगर ये चीज अगर इन्होंने क्रिएट भी कर दी होती गवर्नमेंट की खुशामद में उनको खुश करने के लिए या सीरियस बनने के लिए, मैं इस बात को अगर एक सेकंड के लिए मान भी लूं हाइपोथेटिकली, तो जो आर्मी कमांडर है आप उसको भी मैनिपुलेट करेंगे, जो कोर कमांडर है आप उसको मैनिपुलेट करेंगे। वहां पे ऑन ग्राउंड जो आपके डिविजनल कमांडर्स हैं, ब्रिगेड कमांडर्स हैं, भाई आप कितने लेवल पे आप लोगों को मैनिपुलेट करते आओगे, आप जाएंगे और आप सबको मैनेज कर लेंगे। पहली चीज, जो उस समय में जो आर्मी कमांडर थे जिनके अंडर में उस समय के कोर कमांडर सतीश दुआ ने पूरा ऑपरेशन रन किया था, वो आर्मी कमांडर कोई बहुत ज्यादा रिटायर हो गए, वो कोई बहुत ज्यादा तारीफें नहीं करते हैं गवर्नमेंट की जो कश्मीर पॉलिसी थी, ठीक है। अब टिल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था तो उनका ये इस चीज पे डिफरेंस था गवर्नमेंट के साथ कि हमने, बिकॉज जब वो थे तो उन्होंने ऑपरेशन रीच आउट लॉन्च किया हुआ था कश्मीर में। फिर उसके बाद जब क्या हुआ कि फिर अचानक से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमको ऑपरेशन ऑल आउट करना है, तो एलिमिनेट ऑल द टेररिस्ट फ्रॉम द वैली। तो अगर ऐसा कुछ होता सबसे पहले तो वो आके बोलते गवर्नमेंट के इस ऑपरेशन, और बिकॉज इंडिया में ऐसी चीजें नहीं है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो खुद तो आर्मी कमांडर साहब थे वो खुद आकर के DS हुडा साहब वो खुद बोल देते कि हाँ भाई गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट वहाँ पे ये सब चीजें उन्होंने क्रिएट करी हैं या ये सारी की सारी। और दूसरी चीज ये कि आर्मी चीफ बनाने का कोई रोल कम हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। पहले आर्मी चीफ ही ज्यादा बात किया करता था मीडिया से, अब क्योंकि CDS इन प्लेस है तो ये चीज होती है कि भाई CDS कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 3 पर्सन। तो मीडिया का जो बोलता जमावड़ा है वो ज्यादा CDS की तरफ चला गया है, और आर्मी चीफ से जो है कि इंटरेक्शन मीडिया की कम होने लग गई है। अब शायद वो जो एनुअल प्रेस ब्रीफिंग वगैरह होती है उसमें वो बात करते हैं, अदरवाइज बात करते हैं। तो ये उनकी विजिबिलिटी कम हुई है इन मीडिया। काम जो आप ये चीज याद रखिएगा कि CDS को भी 4 स्टार जनरल ही बनाया गया है, ही इज नॉट अ 5 स्टार जनरल।
तो उनको अगर 4 स्टार जनरल ही बनाया गया है तो वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया कि ही इज इक्वल अमंगस्ट ऑल. इट इज नॉट लाइक ही इज द सीनियर वन. सर्विस करियर में सीनियर है, बट रैंक वाइज ही सीनियर. रैंक वाइज ही इज इक्वल विद ऑल द 3 सर्विस चीफ्स. तो ये सारी चीजें ऐसी कोई नहीं है कि डरावने का कोई रोल कम हुआ. अभी देखिए आप, इवन गलवान में भी जो स्कर्मिश हुई और ये था जो मामला हुआ, आर्मी चीफ वाज देयर. हर बार आर्मी चीफ गए. सीडीएस वेंट देयर ओनली व्हेन प्राइम मिनिस्टर वेंट देयर. जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो सीडीएस गए थे, अदरवाइज इट वाज आर्मी चीफ जिन्होंने हर बार विजिट किया है. बिल्कुल ठीक है. तो चलिए ये तो हो गया इंटरनल. वैभव साहब ये बताइएगा कि ये मैं आपके वो ट्विटर हैंडल पे भी देखता रहता हूँ, आप जो है ना मुसलमानों की क्लास लेते रहते हैं और जो है वो हमारे जो मुसलमान तो जितने पाकिस्तान में उतने इंडिया में है, तो वो कहते हैं, इंडियंस कहते रहते हैं जी हमें इंडियन पाकिस्तान में जो एक एनवायरनमेंट जो आप लोगों की, नॉट जस्ट यू बट ओवरऑल एक जो पिक्चर हमें नजर में आई वो ये है कि इंडियन चाहते हैं कि जैसे ना जी कि मुसलमानों की और मगरब की आपस में खराब हो जाए और मुसलमानों को जो पोर्ट्रे किया जाए, उनके अंदर वीकनेसेस तो हैं. मुसलमानों को मैं समझता हूँ जिस तरह केस अपना रिप्रेजेंट करना चाहिए वो नहीं कर पाते, लेकिन मुसलमान जिस तरह आप लोगों ने राफेल ले लिए उनसे, तो अभी इंडिया स्टैंड्स विद फ्रांस, और इंडिया स्टैंड्स विद फ्रांस का क्या मतलब है, क्योंकि वो कैरिकेचर्स बने हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. तो ये एक तासुर पाकिस्तान में आया है जो ओवरऑल जनरल पब्लिक ने लिया है कि इंडिया एक तो ये कर रहा है कि जी एक तो उन्होंने राफेल लिए हैं तो फ्रांस के साथ जरा ज्यादा थोड़ी सी सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं. दूसरा चाहते हैं कि जी मुसलमानों को जरा मजीद आइसोलेट किया जाए. तो वो कोई पाकिस्तान में लोग बात कर रहे थे, अगर मुसलमान तो इनकी अपने फैब्रिक का हिस्सा है, सो व्हाई टारगेटिंग मुस्लिम्स. ठीक है, एक दो जगह पे 4 जगहों पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो दैट डजंट मीन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड इज डूइंग दिस, बट उन लोगों को टारगेट करे ना. तो ये इंडिया में क्या कोई, और खासकर अगर कोरोना की बात ले लें तो जो कोरोना जहाद और मीडिया ने जिस तरह वो कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश की, तो हाउ डू यू सी दिस. ये क्या है? कई लोग यहाँ पे बड़े तंग होते हैं और फील करते हैं कि शायद इंडिया हमारे साथ कर रहा है. मैं कहता हूँ इंडिया ने क्या करना है, हमें भी खुद वी हैव टू लुक इनवर्ड एज वेल. कोई कर रहा है उसको छोड़े, लेकिन लुक इनवर्ड भी है. आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों का ये है, मुसलमानों की दिल आजारी इंडिया जो कर रहा है वो मुसलमानों, देखिए आप पाकिस्तानियों की बात करें, मुसलमान इज अ वेरी बिग टर्म टू बी यूज्ड कि भाई कोई, बिकॉज पाकिस्तान कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है. ही इज वन ऑफ मेनी इस्लामिक कंट्रीज. बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज है, 56-57 है, उनमें से एक आप भी हैं. तो ये चीज है. और दूसरी चीज की जो मेजॉरिटी ऑफ जो इस्लामिक वर्ल्ड है दैट स्टैंड्स विद इंडिया. ठीक है, ओआईसी का इजलास शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अपने सारा जोर लगा दिया, नहीं करा पाए कश्मीर के ऊपर. कश्मीर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की जो एनिवर्सरी थी उस पर उन्होंने बहुत कोशिश करी, सऊदी अरेबिया से लड़ भी पड़े, उन्होंने ओआईसी तोड़ने की तक की धमकी दे दी, नहीं हुआ ना वो इजलास. तो इसका मतलब क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है दैट स्टैंड्स विद इंडिया. तो जब आप ये चीज कहते हैं कि इंडिया मुसलमानों की दिलाजारी करता है, तो भाई अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, इंडिया इतना ही एंटी मुस्लिम है, तो ये मेजॉरिटी ऑफ जो उम्मा है वो इंडिया के साथ क्यों खड़ी है? पहली चीज तो ये तजाद जो है इसको भी देखना चाहिए. तो दूसरी चीज, हम उस कार्टून के साथ नहीं खड़े, हम खड़े हैं उन लोगों की सॉलिडारिटी में जो मारे गए. आप कार्टून के ऊपर किसी की जान नहीं ले सकते, सीधी सीधी बात है. आप कोर्ट में जाइए, आप इंसान को जेल भिजवाइए, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए लीगल. नोबडी, यार ये लाइसेंस टू किल आपको किसने दिया है? आप कैसे किसी को मार सकते हैं आज? और सबसे बड़ी देखिए कि मुनव्वर राना साहब इतने बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान ने उनको जिंदगी भर प्यार दिया, अपने सिर पे बिठाया. मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, कोई मेरे माँ बाप का भी कार्टून बना देगा तो मैं मार दूंगा. तो जब आप इस तरीके की चीजें आप कहते हैं, जब जो मतलब बोलते हैं ना कि अब शायर अदीब जो होते हैं वो बड़े ही ओपन माइंडेड लिबरल किस्म के लोग और बहुत ही इंसानियत जिनका सबसे बड़ा मजहब होता है, उस टाइप के लोग होते हैं, और ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप का भी कोई बना देगा तो मैं मार दूंगा. तो जब आप इस तरीके की चीजें करती हैं तो फिर लोग जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो प्रोवोक होती है. फिर आप उसको प्रोवोक करते हैं, बिकॉज अगर आप फ्रांस में मार देंगे इसका मतलब आप यहाँ भी मार देंगे फिर. तो ये जो चीज है इसको कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई भी मौजूद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप किसी की जान ले लें और आप फिर उसको जस्टिफाई भी करें कि नहीं ये जस्टिफाइबल है. तो
फ्रांस का सपोर्ट नहीं किया गया। वो जो लवाकिन थे उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमारी सॉलिडारिटी है। दूसरी चीज, और इंडिया और फ्रांस का सिर्फ रफाल लेने से नहीं कोऑपरेशन है, इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रफाल खरीदने से पहले की है। ठीक है, फ्रांस ने इंडिया के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो यूज करता है फ्रांस। ठीक है, तो इट इज नॉट रशिया और अमेरिका जो कि इंडिया के लिए वीटो यूज करता है सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज फ्रांस। तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हमारा उनका स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन सिर्फ रफाल्स तक लिमिटेड नहीं है, उससे पहले भी हमने उनसे हमारे जो मिराज 2000 है और बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म है, हमारी भी कोऑपरेशन 30, 35, 40 साल पुरानी है। तो ये चीजें भी हमको देखनी पड़ेंगी। इवन बालाकोट में भी हमारे जो फाइटर जेट्स यूज हुए थे वो मिराज 2000 यूज हुए थे, वो कोई Su-30 या कोई रशियन प्लेटफॉर्म नहीं यूज हुआ। तो ये सारी भी चीजें हमको जो सोचनी चाहिए। और मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन, मुझे पता है कि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है, ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, ये एर्दोगान साहब की ख्वाहिश है। एर्दोगान साहब की ख्वाहिश है कि भाई वो दौलत उस्मानिया को रिवाइव करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो यहाँ के खलीफा बनना चाहते हैं खुरासान के। भाई ठीक है, आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी ख्वाहिश आपको मुबारक, बट दुनिया जो मेजोरिटी इस्लामिक वर्ल्ड है ना वो उससे एग्री करती है ना हम उससे एग्री करते हैं। बाकी इमरान खान साहब तो वो उनका वो तो आजकल बिजी है कि कैसे भी करके एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन को लड़ाए रहो। तो जो जिस मुल्क के वजीर आजम की प्राइमरी पॉलिसी ये हो कि अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट को लड़ा के रखो, ठीक है, तो उसको इंडिया से क्या दोस्ती करनी है और दुनिया से उसको क्या करना है। तो जब आप जी मैं जस्ट एक बात करूं, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी ये है कि एस्टैब्लिश ऑपोजिशन के अपने जारी बात है बयानी है, ऑपोजिशन लगी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाम मेरी नहीं अंडरस्टैंडिंग के मुसलमान लीडरशिप भले इमरान खान हो और दुकान हो या किसी की भी कोई इस तरह की ये जो दौलत इस्लामिया या इस तरह की चीजें बनाने की जो अंडरस्टैंडिंग है ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है, और ऐसे नहीं अभी कोई नहीं सोच रहा। एक वक्त था कि मुसलमानों में एक वक्त था। साहब आप मुझसे एग्री नहीं करते, कोई बात नहीं है, आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं। मिडिल ईस्ट के जो भी बड़े बड़े जो थिंकर्स, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो चाहे सऊदी अरेबिया के हों या यूएई के हों या उनके जो दोस्त ममालिक हैं बहरीन के, वो सारे ये वहां पे ये चीज एस्टैब्लिश्ड है, वो ये मानते हैं कि ये जो इख्वानुल मुस्लिमीन के ये जो बिकॉज इख्वानी है एर्दोगान साहब, तो ये उनको एज अ थ्रेट लेते हैं। और तुर्की की जो पूरी जो एर्दोगान का जो एम्फेसिस है वो क्या है, वो कहते हैं कि भाई साहब ये मक्का और मदीना की जो ये जो हज का जो हर साल का जो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसमें और भी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इंक्लूड किया जाए, एक बोर्ड बनाओ, उस बोर्ड मेंबर्स में 3, 4, 5 मुस्लिम ममालिक होने चाहिए, उसकी गवर्निंग काउंसिल होनी चाहिए जो कि इन सारी चीजों को देखे। भाई इन चीजों पे सऊदी अरेबिया कभी एग्री नहीं करेगा। ठीक है, आप उनसे कह रहे हैं कि मतलब बोलते हैं कि वो मतलब किसी बंदे की जान तोते में, तो आप उससे कह रहे हैं मैं अपना तोता मुझे दे दो, वो तोता नहीं देगा आप। ठीक है, तो आप वो चीजें कर रहे हैं, प्लस आप उन चीजों को प्रोवोक कर रहे हैं। अगर वो वहां पर कोई पीस डील कर रहे हैं, अगर वो इजराइल के साथ पीस डील कर रहे हैं यूएई वाले, तो यार आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपका पूरा का पूरा स्टेट मैकेनिज्म जो है वो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहा है उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उनके मिनिस्टर्स को। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि आप जो है कि आपकी जो इंटेंशंस है वो क्या है, और इस चीज को लेकर बड़ी सेंसिटिव है जो मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है पूरी। वो तुर्की को वो ये मानते हैं, मैं मानूं ना मानूं, आप माने ना माने, वो ये मानते हैं कि ही वांट्स टू रिवाइव द ऑटोमन एम्पायर, और ये बहुत कैजुअली वो ये चीजें बोल देते हैं। मैं आपको बताऊं वैभव सिंह साहब, मैं समझता हूं कि मैंने अभी हाल ही में अपना पीएचडी का थीसिस कंप्लीट किया है, और बेसिकली मेरा थीसिस पॉलिटिकल इस्लाम पे ही है, और मैंने जमाते इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान पे मेरी रिसर्च है। और मैंने बेसिकली अपना जो थीसिस का जो मेरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था उसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि बेसिकली ये जो इस्लामिस्ट हैं इनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं, दोज हू बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनल सारा। इन लोगों ने बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की है, और ये जो उम्मा और सॉवरेनिटी और नेशनलिज्म के जो आइडियाज थे इसको सही तरह सोसाइटी में वो नहीं लेके गए, जिसकी वजह से अवाम में ये बड़ी देर कंफ्यूजन रही कि एक मुस्लिम उम्मा होगी, बड़ा दुनिया होगी, शायद सारे बॉर्डर खत्म हो जाएंगे और फिर हम सारे मिल जाएंगे। इसका नुकसान हुआ, और आज भी ये जो अफगानिस्तान में भले आप तालिबान हो, अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, ये सारे उस फ्रेमवर्क से आते हैं।
और जब ये सियासी जमातें, वी कैन, आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बिल्कुल इसमें बड़ी सारी है, लेकिन ये जो है ना टर्की, यूएई, सऊदी अरब और ये सारा, देखिए मुसलमानों के अंदर बड़ी डिवीजन है। टर्की अपना एक एथनिक ब्रांड रखता है, अरबी अपना रखते हैं, पर्शियन अपना रखते हैं, हम जो है वो पाकिस्तानी है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं इधर उधर हाथ मारते रहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, जो है वो हम भी लगे होते हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर है तो हम भी समझते हैं भाई हमारे पास फौज है तो तगड़े हैं हम, अरब हमारे पास आते हैं, दिस एंड दैट। लेकिन मैं समझता हूं कि मुसलमानों को जो अप्रोच रखनी चाहिए वो बिल्कुल एक और तरीके से रखनी चाहिए। शायद वो मेरी मर्जी की सोच नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि भाई मिल के सोचना है तो सोचो, जो उम्मा शुम्मा ये कोई चीज नहीं है, ये एवं फजूल चीज है। आपने इसको देखे, यूएई, सऊदी अरब के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, और बल्कि अभी देखे ना, जो आपने ये यूएई की ओआईसी के वाले से बात की, पाकिस्तान को तो उसमें बड़ा नुकसान हुआ है, तो टर्की और मलेशिया रह गए। मैं अगला सवाल इस पे करने लगा हूं आपसे, और ये आखिरी सवाल है। बाकी सारे तो कंप्रोमाइज हो गए, हम समझते हैं, अरबी तो कंप्रोमाइज हो गए ओआईसी के अंदर, और जीसीसी भी गायब हो गया, सब जो है, किसी का अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ गया, किसी के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस आ गया, तो पीछे रह गए टर्की और मलेशिया। और मलेशिया भी हाफ हार्टेड है, पूरा नहीं है, वो चले गए जो है वजीर आजम साहब। तो आप क्या अभी जो इंडिया ने अपनी जो तोपों के रुख हैं, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली और बड़े स्टेप बाय स्टेप सोसाइटियल लेवल पे, और इस तरह वो तुर्की और मलेशिया पे कर दिए, क्योंकि उनको पता है यार ये कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हैं, तो जरा इनको टारगेट करो, इनको पिंच करो। मैं वो मेजर साहब की भी देखता रहता हूँ, एक दो उनकी वीडियो देखी मैंने आपके साथ, और मेजर साहब तो दोनों तो सही जनाब, आपने तो साबित कर दिया कि उर्दुगान जो है वो इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहा है, उसके बेटे काम कर रहे हैं। बट एनी हाउ, कीपिंग दैट सेपरेट, आपके लिए फॉर यूएई, और ये तो आपने बता दिया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं तो बनाने देना आपको क्या, लेकिन क्योंकि मुस्लिम उम्मा रिवाइव हुई थी, मुस्लिम उम्मा बनी थी टू अनफिनिश्ड इश्यूज लाइक पैलेस्टाइन एंड कश्मीर। तो अगर मुस्लिम उम्मा ने बैक स्टेप कर ली है और मुस्लिम उम्मा और तरीके से सोच रही है, तो बाकी तो उम्मा को छोड़ें। बट हाउ इंडिया थिंक्स अबाउट मलेशिया एंड टर्की, कि क्या इनको हिट करना है, इनको आइसोलेट करना है, इनके ऊपर क्या काम करना है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मलेशिया एंड टर्की एज फार एज पाकिस्तान एंड कश्मीर एंड इंडिया इज कंसर्न? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं मलेशिया की तो खैर मैं बात ही नहीं करना चाहता, तो मलेशिया इज अ नॉन इशू, बिकॉज मलेशिया के साथ हमारा कोई मतलब खास वो है नहीं। दूसरी चीज है कि टर्की को मैं मानता हूँ कि हाँ, टर्की को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो टर्की को भी क्या, मैं कहता हूँ कि टर्की का ग्लोबल वेट क्या है, व्हाट इज द ग्लोबल वैल्यू ऑफ टर्की। टर्की के पास ऐसी कौन सी चीज है जो अगर वो हिंदुस्तान को अगर चाहिए तो सिवा टर्की के सिवा कहीं और नहीं मिल सकती, या टर्की की क्या इतने क्लोज रिलेशंस पूरी दुनिया में बाकी ममालिक के साथ हैं कि इतना इन्फ्लुएंस टर्की का बाकी मुल्कों पे है कि अगर हम टर्की से बिगाड़ लेंगे तो हमारे उन मुल्कों से भी ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं रहेंगे। नहीं है ना, ऐसे टर्की के 10 दोस्त ममालिक आप दुनिया में ढूंढ के दिखा देंगे, अगर कल को टर्की जंग में चला जाता है तो टर्की के साथ खड़े हो। 10 मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में। तो नेटो का हिस्सा रहते नहीं, नेटो भाई, नेटो का हिस्सा F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया, आप S-400 आप रशिया से ले रहे हो नेटो का हिस्सा रहते हुए। आप अजरबैजान और अर्मीनिया में जाकर के आप रिलीजियस बेसिस पे आप अर्मीनियंस को, अजरबैजान को आप सपोर्ट कर रहे हो, अर्मीनियंस को मार रहे हो, तो क्या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, देखें मजहब जो है ना, समवेयर इट प्लेज सम रोल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उस चीज को नहीं देख रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चर्च के प्रेशर में नहीं आती। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो उनके अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, अपने लोकल जो डोमेस्टिक हैं। तो ये सारी चीज, और एर्दोगान के अंडर में जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं, आईसिस के, आप कहते हैं कि भाई हमने इल्जाम लगाया, हमने साबित कर दिया, हमने प्रोग्राम में क्यों करते देखिए, करीब 60,000 से ज्यादा जो है आईसिस के जो फाइटर्स हैं वो वाया इस्तांबुल गए हैं। ये इट इज नॉट अ मेयर कोइंसिडेंस कि 60,000 बंदे आपके यहाँ से निकल के आईसिस के लिए लड़ने चले गए और रियासत को नहीं पता था। मतलब एक तो निकल सकते हैं, 10-12 निकल सकते हैं, 100-200 निकल सकते हैं, 60,000 बंदा नहीं निकल के जा सकता, ठीक है। और उनको प्रॉपर लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, उनको बसों ने रिसीव करा है एयरपोर्ट पे, और बसों के तुमको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया गया है कुर्दों को मारने के लिए। एंड आप मतलब ये तो फिर आप वही हो गया जैसे आप यूगर को नहीं पता आपको कि यूगर के साथ क्या हो रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि भाई 60,000 बंदा कैसे चला गया वहां से। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, इलीगल ऑयल ट्रेड, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, दुनिया भर की रिपोर्ट्स इसके ऊपर आ चुकी हैं कि भाई जो इलीगल ऑयल ट्रेड हुआ है उसमें एर्दोगान की जो फैमिली है, उसके बेटे हैं, उनको प्रॉफिट हुआ है उसका।
सो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ एर्दोगान की फैमिली, मैं पाकिस्तान इंडिया कश्मीर के हवाले से जरा पूछ रहा था, वो तो डोमेस्टिक। तो नहीं, आपने टर्की का सवाल किया था, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि टर्की को नाराज करना और मलेशिया को नाराज करना इंडिया अफोर्ड कर सकता है, और आज नहीं, आने वाले 50 साल तक नाराज रखना अफोर्ड कर सकता है इंडिया। लेकिन टर्की को भी एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि आप इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फंड्स दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और जो आईसिस के लिए लड़ने जाते हैं यहाँ से, आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि अगर इंडिया ने कुर्दों को पैसा देना शुरू कर दिया तो फिर आपका क्या होगा। ये भी सोचना चाहिए। इंडिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारा भी 400। इसका मतलब है इंडिया दहशतगर्द उनके लिए जो है। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये काम यहाँ कर रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप आईसिस के फाइटर्स को पैसा दे रहे हैं यहाँ से जाने वालों को, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, आप एंटी सीए एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट में आप पैसा डाल रहे हैं, इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर यही सेम चीज अगर इंडिया ने आपके यहाँ करनी शुरू कर दी, पैसे ही तो देने होते हैं ना। अगर इंडिया ने भी अगर कह दिया चलो ठीक है, साल के $1 बिलियन हम देंगे कुर्दों को, तो फिर टर्की का क्या बनेगा? फिर टर्की कितना, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, टर्की को इतना बड़ा मुल्क नहीं है, ठीक है। $1 बिलियन अगर आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया तो वो मुल्क हिलने लग जाएगा। सो ये चीज टर्की को समझ में नहीं आ रही है अभी। तो जो मुझे पता है कि वो टाइम पे और उनको समझा दी जाएगी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चैनल्स में ये बात होती होगी, आई एम नॉट श्योर, बट एज ए एनालिस्ट मैं और आप इस चीज के ऊपर सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं कि अगर ये चीज की गई, जो कि आपको पता है जियोपॉलिटिक्स में कर दी जाती है जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं और कोई मैसेजिंग करनी होती है, तो वो भी हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान तो क्या है भाई, मैं कहता हूँ खान साहब पहले एहतसाब कर लें नवाज शरीफ का और जरदारी का, और इनके जो दुनिया भर के इनके जो एडवाइजर्स हैं, महमूद खान, जुल्फिकार बुखारी, इशरत हुसैन, रज़ाक दाऊद, जुबैदा दलाल और पता नहीं कौन कौन, इनको डील कर लें पहले, तो फिर उसके बाद फिर हम भी हैं, हम भी बात करनी। आखिरी सवाल इससे चले जुड़ता कर दो, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की टॉक्स कभी होंगी मोदी साहब की हुकूमत में, या समझ रहे हैं कि नहीं हो रही? देखिए, प्री कंडीशन नवाज शरीफ के टाइम पे भी वही थी जिसको आपने डॉन लीक्स बना दिया था। वो सेम चीज इंडिया की तब भी थी और आज भी वही है कि आप जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको जो आपकी जो फाइनेंशियल आपकी एड है आप वो बंद कर दें, टेररिज्म बंद कर दें, बातचीत शुरू हो जाएगी। ये इंडिया का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। तो इंडिया आज भी वही कहता है कि भाई जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, जितने भी हैं, आप इनको बंद कर दें और कल आ जाए टॉप टेबल्स पे। वैभव सिंह साहब, अभी तो मसला ये है कि अभी पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते जो आप दहशतगर्दी कराते हैं, बलूचिस्तान में कराते हैं, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में कराते हैं, ये जो है वो बंद कर दें। अभी तो देखिए ना, बात तो हम तो कहते हैं कश्मीर के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, 75 साल का पुराना इशू है, लेकिन आपको कौन हक देता है कि एक मुल्क के जरिए घुस के जो पाकिस्तान में कराएं? तो बात तो अगर फिर यहाँ पे आ गई है तो फिर ये तो फंस गए, मतलब इसका तो कोई वे फॉरवर्ड ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अभी कल परसों तकरीर कर रहे थे आपके ब्रिगेडियर साहब जो होम मिनिस्टर है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, वो बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे, अच्छा अभी देखिए कि आपके यहाँ पे क्या बातें हो रही है। आपके यहाँ पे उन्होंने गेट नंबर 4 वाले जो शेख रशीद साहब हैं, जीएचयू गेट नंबर 4 के, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि टीटीपी जो है वो यूनाइट हो रही है, वो हो रही है और यहाँ पे पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं। ये वो पेशन गोई कर रहे थे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। वो पहले उसके बाद नहीं देखिए, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बता दिया कि टेररिस्ट अटैक्स होने वाले हैं और ये सारी नहीं, अरे शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, लेकिन उससे पहले करण थापर के शो में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल चुका है। देखिए, उन्होंने ये चीज इस तरह से नहीं कही थी जब वो शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेख रशीद ने ये कहा कि ये चूंकि यहाँ मजमे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो टीटीपी जो है वो यूनाइट हो गई है और इस तरह की चीजें हो रही है, तो पिछले वही उन्होंने कही थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक जनरल बात करी थी कि भाई इंडिया ये उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि ये कर रहा है और फंड दे रहा है, ये कर रहा है, हमारे पास सबूत है। जनरल बाजवा साहब से तो रसीद नहीं ले पाए, बट असलम बलोच का जो इलाज हुआ था दिल्ली के हॉस्पिटल में, उसकी रसीद मिल गई हो, ठीक है। तो जनरल आसिम बाजवा की भी रसीदें ले आते, मुल्क मतलब वो रसीद मुक गई है, मतलब पूरी कौम के चिल्लाती रह गई, जनरल साहब रसीदा कटो, जनरल साहब ने रसीदा दी नहीं, ठीक है। तो अभी वो छोड़ दे आप,
मैं ये नहीं, कहता हूँ। वो तो इसका मतलब है वो तो डोमेस्टिक, मुझे पता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप बहुत स्टडी करते हैं, बल्कि आप इंडियन पॉलिटिक्स तो देखते नहीं, आप देखते ही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। मैं बस अपनी बात कंप्लीट कर दूं। तो बात जी। ये है कि वो शेख रशीद साहब ने पेशन गोई कर दी थी, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने अभी कल जो है तकरीर कर दी, बता दिया कि भाई एएनपी के जो लीडर्स थे हारून बिलौर और उनके जो चचा जान थे और बाकी जो एएनपी की लीडरशिप थी, वो क्योंकि वो एंटी स्टेट बातें कर रही थी तो उनको जो है टीटीपी ने मार दिया था। ये चीजें उन्होंने कही ना कि वो उन्होंने उसको मार दिया था। तो ये मैं अल्लाह से करता हूँ कि इनको हिदायत दे और ये जो है थोड़ा होश के नाखून लें और इस तरह से ना करें और इनको सिक्योरिटी भी अल्लाह प्रोवाइड करे। तो मतलब मैं तो ये हैरान था, मतलब आपके वो इंटीरियर मिनिस्टर है वो ये चीज कह रहे हैं, और आपका भाई अगर एंटी स्टेट बातें करने पे अगर टीटीपी ने एएनपी वालों को मार दिया था तो फिर तो मतलब क्या इंडिया, आपका इल्जाम जो एनएसए है आपके, वो तो ये कहते हैं कि टीटीपी को इंडिया पैसा देता है, तो इंडिया क्या पाकिस्तान आर्मी को प्रोटेक्शन के लिए पैसे देता है उनको? नहीं, वो इस तरह बात है। दरअसल पाकिस्तान में आपको पता है वो पीडीएम के जलसे चल रहे हैं, तो बेसिकली सियासी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को बस ये करते रहते हैं। आप इनको तो मैं कहता हूँ सियासतदानों को तो कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये तो बस कॉमेडी है, सुने, एंजॉय करें, हंसे कूदे बस। अब देखिए जब हम कहते हैं कि आपके यहाँ पॉलिटिशियंस के पास कुछ नहीं है, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तो आप कहते हैं नहीं फौज नहीं, आप तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, आप हमारे सियासतदानों को सीरियसली लें, आप हमारे देखिए पॉलिसी लेवल पे एक और चीज है, लेकिन ये जो मजाक एक दूसरे के साथ लगे हुए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सीरियस न ले फौज को, लेकिन एनी हाउ अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ कि देखिए कभी ना कभी तो मामला ठीक होने हैं, लेकिन मैं अपने ही लोगों को और पाकिस्तान को कहता हूँ कि जितने ज्यादा हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे इंडिया उतनी बात करेगा। जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, इंडिया का भी मोरल हाई है। उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान को आइसोलेट करो, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करो, तंग करो, जो ये अजीत डोभाल साहब का है कि जहां से थ्रेट निकलता है वहां जाओ, तो इट मींस कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अपना घर ठीक करें, चीजें मैनेज करें, तो इंडिया खुद ब खुद बात करेगा।